गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है और सेकंड बुक के अंदर हमने जो चैप्टर 1 है पॉपुलेशन वाला वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो 2 गूगल क्लासरूम हुई उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा और आपकी जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, उसको सॉल्व किया। हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, कई चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सेंसस कौन करता है, कब कब हुई, अभी कौन सी सेंसस चल रही है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी हमने अध्ययन किया कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी हमने बात की। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल। लोएस्ट डेंसिटी वाला अरुणाचल प्रदेश। अदर स्टेट की हमने चर्चा की। आज ये डेंसिटी के मैप के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैप के अंदर देख सकते हो कि ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 का इसके अंदर क्या हुआ, मैप दिया हुआ। इसके अंदर इसकी 5 कैटेगरीज की हुई है। पहला अबूव 1200 यानी 1200 से ज़्यादा डेंसिटी। सेकंड 800 टू 1200 डेंसिटी। थर्ड 400 से 800 डेंसिटी। और फिफ्थ 101 से 400 और जो लास्ट है वो लेस देन 100। हाईएस्ट डेंसिटी देख सकते हैं मोर देन अबूव 1200 का केवल हमारे को यहाँ पर कुछ जगह दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे देख सकते हो, ये है दिल्ली जहाँ मैंने मार्क किया है। दूसरा दिखाई दे रहा है ये पौंडीचेरी, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर। और अगला है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। ये वो एरियाज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पर डेंसिटी मोर देन 1200 है। इसके बाद में 800 से 1200 के बीच में देख सकते हो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके अलावा ये केरला। ये वो स्टेट है जहाँ पर 800 से लेकर 1200 के बीच में डेंसिटी है। थर्ड कैटेगरी 400 से 800 के बीच, इसमें पंजाब, हरियाणा, इसके बाद में ये तमिलनाडु, ये स्टेट है जहाँ पर ये डेंस, और झारखंड। नेक्स्ट कैटेगरी है 100 टू 400। जो रिमेनिंग जो स्टेट्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और जो लास्ट है लेस देन 100 के अंदर जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा ये मिजोरम हो गया। ये जो स्टेट है इनके अंदर लेस देन, और ये सिक्किम। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर लेस देन 100 डेंसिटी पाई जाती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल एग्रीकल्चर डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा, मैंने फॉर्मूला भी लिखाया। पॉपुलेशन डबलिंग के बारे में भी पढ़ा। जो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव जो ग्रोथ रेट रही जिस डिकेडल में, वो यहाँ पर देख लीजिए। ये एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के अंदर यदि आप देखोगे 1911 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 25 करोड़ थी, 25.20 करोड़ थी, जो 1921 में कम होकर 25.13 हो गई, यानी 7 लाख लोगों की इसके अंदर कमी आई। तो ये देखिए, ये यहाँ पर माइनस में देख सकते हो कि 7,72,000 लोगों की कमी आई। और परसेंटेज की बात करें तो -0.31% की इसके अंदर कमी हुई। सबसे ज़्यादा यदि ग्रोथ रेट की बात करें तो यदि इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 24.8, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई वो देख सकते हो। हाँ, इसके बाद में देख सकते हो जो डिक्लाइनिंग जो पीरियड था 81 से लेके टू नाउ 24.8, 24.6, 23.8, 21.5 और 17.64। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार इसके अंदर क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का दिखाया हुआ है, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। इसके अंदर देख सब मैक्सिमम है अबव 25%। इसमें अरुणाचल प्रदेश मैं टिक मार्क कर देता हूँ, मेघालय, बिहार, ये वो स्टेट है जहाँ पर मोर देन 25% ग्रोथ रेट है।
और लेस देन 10 से कम जो ग्रोथ रेट वाले हैं वो देख सकते हो यहाँ पर केरला और यहाँ पर ये नागालैंड। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेजेस की हमने बात की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज की हमने बात की। आज जो हम बात करते हैं और जो आज का जो टॉपिक जो स्टार्ट का है वो है हमारा रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए जो रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ है, यदि हम पूरे भारत को देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमारे को पता चलेगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम है। इसके पीछे यदि हम स्टडी करें सभी स्टेट्स की तो ये देखा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तुलना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। उसका कारण डेवलपमेंट से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तुलना में कम डेवलप है, धीमी गति से डेवलप हो रहा है। साउथ इंडिया में एक ट्रेंड है विकास, और विकास को वो लोग सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मानते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में अमूमन ऐसा कम दिखाई देता है। नेक्स्ट जो कारण है वो कारण है कि साउथ इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, और नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तुलना में लिटरेसी रेट कम है। और ये देख सकते हैं कि सबसे कम यदि भारत के अंदर ग्रोथ रेट किसी स्टेट में है तो वो है केरला। और केरला आपको सबको पता है कि केरला के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो भारत के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, इसलिए केरला की ग्रोथ सबसे कम है। उसी प्रकार मिजोरम हो गया, वहाँ पे भी ग्रोथ कम मिलेगी क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो बेसिकली कई कंट्रीज़ जहाँ पर बिलो 20% है, जैसे केरला हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी, गोवा। उसी प्रकार ज़्यादा जो है उनके अंदर मिलेगा आपको बिहार मिलेगा, झारखंड मिलेगा, नॉर्थ जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलेगी। एडोलसेंट यानी किशोर। अब देखिए सबसे यानी जो एडोलेंस है ये आ जाता है, एक सवाल पहले भी आया है 1 मार्क्स का कि किस एज ग्रुप को किशोर वर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप जितने भी जो हो बच्चे जो हमारे 12th आर्ट्स में पढ़ रहे हैं सब इसी क्लास के अंदर आते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु 10 से 19 साल के बीच हो वो एडोलसेंट्स ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी किशोर वर्ग के अंदर वो शामिल होते हैं। और भारत की टोटल पॉपुलेशन का 22% पॉपुलेशन वो इसी ग्रुप के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें यूथ पॉलिसी की। यूथ पॉलिसी जो आई वो 2003 के अंदर आई है, यानी युवा नीति। और युवा नीति इसलिए बनाई गई, देखिए भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कारण यह है कि भारत के अंदर जो कम एज ग्रुप के जो बच्चों का प्रतिशत है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में। यानी हमारे जो फ्यूचर में आने वाली जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी मात्रा काफ़ी होगी। एजिंग पॉपुलेशन कम है, वृद्ध जनसंख्या कम है, इसलिए भारत का फ्यूचर अच्छा माना जाता है। और क्योंकि जिस पे फ्यूचर डिपेंड हो उसका अच्छी तरीके से उसको हर एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा 2003 में यूथ पॉलिसी को अपनाया गया है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, रूरल और अर्बन कंपोजिशन, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रूप के अंदर इसको बांटा गया है। अब सवाल ये होता है कि कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये गांव है और ये शहर है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पर डिफरेंस लिखवा देता हूँ। वैसे जो फर्स्ट वाली बुक है उसमें भी लास्ट के चैप्टर्स में आएगा कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई ए सिटी एज ए अर्बन और रूरल, शहर और गांव को किस प्रकार उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार कोई भी एरिया शहर तब कहलाएगा वो मिनिमम 4 क्वालिटीज़ को पूरा करे। नंबर 1
पॉपुलेशन मोर देन 5000 हो, यानी जनसंख्या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5000 से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, डेंसिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो होना चाहिए मोर देन 400, यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि 75 जो % है पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है, 75% मेल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी 75% पुरुष जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों के अंदर शामिल होना चाहिए। फोर्थ जो इसकी फीचर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, यदि किसी एरिया के अंदर यदि नगर निगम है, म्यूनिसिपलिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है, या सरकार के द्वारा कोई नोटिफाइड एरिया है, ये चीज़ें जहाँ पर है वो सब किस में शामिल होंगे, एक अर्बन एरिया के अंदर उनको शामिल किया जाएगा। और यदि नहीं है तो वो सब चीज़ें किस में शामिल होगी, रूरल एरिया के अंदर शामिल होगी। अब देखिए, आज़ादी से लेके आज तक का यदि हम ट्रेंड देखें तो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे कई कारण हैं। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक लिख लीजिए, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। नगरीकरण किसे कहते हैं, लिख लीजिए उसकी डेफिनेशन। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अर्बन सेटलमेंट। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अर्बन सेटलमेंट, यानी नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। या इसको यूँ भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन engaged in non-agriculture activities, increase in the percentage of the population engaged in non-agriculture activities, यानी गैर कृषि कार्यों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, या कहें कि उनकी प्रतिशत में बढ़ोतरी होना। देश की कुल जनसंख्या में गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या के प्रतिशत में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण के कई कारण हैं अर्बनाइजेशन के लिए। उसके लिए सबसे नंबर 1 जो कोजेज है अर्बनाइजेशन का, यानी शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से इसलिए बढ़ रही है, वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार की उपलब्धता। रूरल जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। उसके पीछे उनका कारण है कि शहरों के गाँवों के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा है, शहर के अंदर रोज़गार के अवसर उपलब्ध है, इसलिए वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हमने लॉकडाउन पीरियड के अंदर देखा कि बिलियन ऑफ पर्सन मूव फ्रॉम बिग सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंडस्ट्रियल टाउन्स टू अर्बन एरिया, ठीक है। ये वहाँ क्या कर रहे थे, जॉब इनको मिला हुआ था, ठीक है। भारत के अंदर लगभग 20% पॉपुलेशन है वो बेरोज़गार के आसपास है, तो वो शहरों के अंदर रोज़गार के लिए जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो कारण है एजुकेशन। स्वाभाविक सी बात है, शहरों की एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है तो गांव से लोग शहरों की तरफ एजुकेशन के लिए जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, क्योंकि बड़े बड़े जो अस्पताल है, किसी प्रकार की यदि गंभीर बीमारी हो जाती है तो लोग रूरल टू अर्बन की तरफ मूव होते हैं। तो हम आज़ादी के बाद में देख सकते हैं कि लगातार टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के अंदर अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2001 के अंदर हमारे यहाँ पर वो लगभग 27% जो पॉपुलेशन थी वो किसके अंदर रहती थी, अर्बन एरिया में रहती थी। लेकिन 2011 में ये परसेंटेज बढ़कर कितना हो गया है, 27.78 से ये परसेंटेज बढ़कर 31.16% हो गया है। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 4% की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई सिर्फ 10 सालों के अंदर ही। यानी देश की कुल पॉपुलेशन के अंदर शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यदि अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड यदि हम बात करें स्टेट है वो है गोवा।
गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या, परसेंटेज की हम बात करें, परसेंटेज की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत नंबर 1 गोवा है, उसके बाद में मिजोरम है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये सबसे ज़्यादा टॉप परसेंटेज वाले स्टेट है जहाँ पर परसेंटेज क्या है, शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा है। यदि नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, यानी लोगों की संख्या की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जिस स्टेट से बिलोंग आएगा वो आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार लोएस्ट यदि अर्बनाइजेशन की यदि हम बात करें तो सबसे कम जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, परसेंटेज का, वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। केवल 9.8% पॉपुलेशन ही, यानी लगभग 10% जनसंख्या ही कहाँ रह रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शहर में रह रही है। बाकी 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है। उसके बाद में लोएस्ट के अंदर नंबर 1 हिमाचल और नंबर 2 बिहार इसके अंदर आता है। उसके बाद में अगला आता है हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बाद में लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, यानी भाषाई संगठन। भाषा संगठन की हम बात करें तो भारत के अंदर बिफोर यदि इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के पहले, तो एक ग्रियर्सन नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने भारत की भाषाओं के बारे में स्टडी की और उन्होंने 1903 से लेकर 1928 के बीच में ये स्टडी की और उन्होंने बताया कि भारत के अंदर 179 लैंग्वेज और 544 डायलेक्ट है, यानी 179 भाषाएं और 544 यहाँ पर बोलियाँ बोली जाती है। देखिए, लैंग्वेज और डायलेक्ट में अंतर है। लैंग्वेज जिसको लिखित रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन डायलेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। डायलेक्ट केवल लिखा नहीं जा सकता, उसको केवल बोला जा सकता है। जैसे राजस्थानी एक लैंग्वेज है, लेकिन राजस्थान में जो उसकी जो कई प्रकार की जो बोलियां हैं, जैसे हाड़ौती, मेवाती हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, उसी प्रकार नागरचोल वाली लैंग्वेज होगी, मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, ये जो गोडवाड़ी हो गई, ये राजस्थानी लैंग्वेज की क्या है, डायलेक्ट है, यानी बोलियां हैं। सभी को पता है कि कुछ किलोमीटर यानी 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारे यहाँ पर लगभग भाषा के अंदर यानी जो बोली है उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। यदि लैंग्वेज की बात करें, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल यदि स्ट्रक्चर की बात करें, तो भारत के अंदर संविधान के अंदर जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की संख्या है वो है 22, यानी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। अब भारत के अंदर यदि लैंग्वेज की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो नंबर 1 पे सभी को पता है हिंदी, नंबर 2 पे बंगाली, नंबर 3 पे तेलुगु, नंबर 4 पे मराठी। ये 4 सबसे बड़ी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, तेलुगु और मराठी। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन। यदि लिंग्विस्टिक यदि क्लासिफिकेशन की बात करें, ये देखिए, ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, और लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं को क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। देख सकते हो, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सिनो तिब्बत और इंडो यूरोपियन। सबसे ज़्यादा जो बड़ा लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है वो है इंडो यूरोपियन, जिसको आर्यन नाम से भी जाना जाता है। भारत की टोटल पॉपुलेशन का देख सकते हो 73% जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर दिखाया गया है। सब फैमिली इंडो आर्यन है, यानी जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है आर्य जिनको बोला जाता था, वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, वही उनकी लैंग्वेज है। ये भारत के अंदर देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये आउटसाइड इंडिया, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, यानी ये कहें कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उसके अंदर कंप्लीट ये ग्रुप पाया जाता है, जिसको इंडो यूरोपियन या आर्यन नाम से जाना जाता है। दूसरा जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, वो है द्रविडियन। भारत की टोटल पॉपुलेशन का 20% जो है वो द्रविडियन से बिलोंग करता है। और द्रविडियन, जैसा कि एक फेमस क्रिकेटर थे वो राहुल द्रविड़, ठीक है,
तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, साउथ इंडिया के कर्नाटका से वो बिलोंग करते थे। यानी साउथ इंडिया वाले पार्ट को क्या है, द्रविडियन नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर देख सकते हो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ नीचे का पार्ट, उड़ीसा का साउथ पार्ट, महाराष्ट्र, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत पार्ट के अंदर देख सकते हो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी द्रविड़ लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो तीसरा ग्रुप है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक यानी भारत निषाद नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रिक बेसिकली ट्राइबल से ज़्यादा संबंधित है और इनकी जो ब्रांच है मोन, खोमर, मुंडा, जो कि आपने देखा होगा स्पेशली झारखंड के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। यानी छोटा नागपुर जो प्लेटू रीजन है उस रीजन के अंदर ये पाई जाती है। भारत में ये जो ऑस्ट्रिक और निषाद ग्रुप है मेघालय, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है। फोर्थ जो ग्रुप है वो है सिनो तिब्बतियन यानी किरात। सिनो तिब्बतियन यानी ये मंगोलाइड किस्म से बिलोंग करते हैं। मंगोल यानी चाइनीज़ प्रकार की इनके अंदर जो शारीरिक संगठन होता है, संरचना होती है, वो होती है इसके अंदर। और ये जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर लद्दाख वाला पार्ट बेसिकली जहाँ बौद्ध पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर, उत्तराखंड जहाँ पर लेपचा भोटिया पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये 4 ग्रुप है। नंबर 1 आर्यन यानी इंडो यूरोपियन, नंबर 2 द्रविडियन, नंबर 3 ऑस्ट्रिक यानी निषाद, और नंबर 4 और लास्ट जो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं वो है सिनो तिब्बतियन यानी किरात। उसके बाद के अंदर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बाद के अंदर हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन यानी भाषाई संगठन की हम बात करते हैं। तो रिलीजियस कंपोजिशन का देख सकते हो यहाँ पर 2011 के द्वारा यहाँ पे सेंसस के डेटा दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो है पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा हिंदूज रिलीजन है 79.8%। उसके बाद में नंबर 2 पे जो आते हैं वो आते हैं 14.2% मुस्लिम, नंबर 3 पे क्रिश्चियन एंड 2.3, नंबर 4 पे सिख 1.7, नंबर 5 पे बुद्धिस्ट, फिर जैन, और इस प्रकार से ये पाया जाता है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का सवाल आ सकता है, कुछ पूछा जा सकता है कि रिलीजियस कंपोजिशन के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है। अधिकांश लोग समझते हैं कि सिख ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सिखों से ज़्यादा क्रिश्चियन रिलीजन के मानने वाले व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। और उसके बाद में 4th नंबर पे सिख आते हैं, फिर आते हैं बौद्ध और जैन, उसके बाद में आता है। तो रिलीजियस कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो हिंदू लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं। क्रिश्चियन जो है वो बेसिकली कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं यानी उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गोवा, केरला, ठीक है, यहाँ पर भी क्रिश्चियन रिलीजन पाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छोटा नागपुर का पठार पर ये पाए जाते हैं। मुस्लिम की यदि हम बात करें तो मुस्लिम बेसिकली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बॉर्डर के एरिया के अलावा जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरल, यूपी, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम उनकी संख्या ज़्यादा है। सिख सभी को पता है कि बेसिकली पंजाब में है और उसके पास के अंदर हरियाणा, दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। जैन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 बड़े राज्यों में पाए जाते हैं। बुद्धिस्ट महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल, इन क्षेत्रों के अंदर बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं। उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यकारी जनसंख्या का संगठन। इसके आधार पर देखिए हमारे भारत के अंदर 3 क्लास में बांटा गया है। यानी वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको बेसिकली 3 क्लास में बांटा गया है, लिख लीजिए। नंबर 1 मेन वर्कर यानी मुख्य श्रमिक। मेन वर्कर वो शामिल होते हैं
ठीक है, जिनको पूरे साल के अंदर मोर देन 183 डेज से ज़्यादा काम मिलता है। पहले आप नाम लिख लीजिए, मेन वर्कर यानी मुख्य श्रमिक, मार्जिनल वर्कर यानी सीमांत श्रमिक, और तीसरा है नॉन वर्कर यानी अश्रमिक। मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर यानी मुख्य और सीमांत श्रमिक के बीच का जो डिफरेंस करने वाला जो क्राइटेरिया वो है 183। यदि किसी व्यक्ति को एक साल के अंदर 183 डेज या उससे ज़्यादा यदि उसको वर्क मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्कर में आएगा। यदि उसको लेस देन 183 डेज वर्क मिलता है, काम करता है, तो वो किस में आएगा, मार्जिनल वर्कर के अंदर आएगा, यानी सीमांत श्रमिक के अंदर आएगा। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर के बीच की जो है लाइन है वो 183। लेस देन 183 डेज वर्किंग डेज इन ए ईयर is counted in marginal workers, and a person who did more than 183 days in a year that is counted in main workers। और इन दोनों का जो परसेंटेज है मेन और मार्जिनल वर्कर का, वो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में 39% है। यानी भारत की कुल जनसंख्या में केवल 39% लोगों को ही पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। बाकी जो नॉन वर्कर है यानी इज वन हु डज नॉट वर्क फॉर अर्निंग हिज एंड हर लाइवलीहुड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। यानी कोई भी व्यक्ति जो साल के अंदर जिसको कभी भी वो काम नहीं करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो किस में आएगा, नॉन वर्कर के अंदर आएगा। ठीक है, और भारत की 61% पॉपुलेशन इसके अंदर नॉन वर्कर्स के अंदर शामिल है। इट मीन्स हमारे कंट्री की इकोनॉमी केवल 39% पॉपुलेशन पर ही डिपेंड है। गले में थोड़ी खराश हो रही है। चलो ये चैप्टर तो आज पूरा करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बाद में हम जो बात करते हैं उसके बाद में ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, ये भी हम बात करेंगे। उससे हाँ, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की हम बात करते हैं, यानी व्यवसायी श्रेणियाँ। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के आधार पर देख सकते हो, occupational categories occupational categories. The 2011 census has divided the working population of India into 4 major categories। यानी वर्किंग पॉपुलेशन को 4 मुख्य भागों के अंदर बांट दिया गया है 2011 की सेंसस के आधार पर। पहला है कल्टीवेटर्स, यानी जो किसान हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। दूसरा है एग्रीकल्चर लेबर, यानी जो खेत पे काम करने वाले मजदूर है, यानी जिनका अपना खेत नहीं है लेकिन जो खेत पे दूसरों के खेत पे जाके काम कर रहे हैं, लेबर करने का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर। थर्ड है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी हाउस होल्ड यानी जो घर के अंदर जो औद्योगिक कार्य करने का काम करते हैं, वो तीसरी कैटेगरी में। और बाकी जो बचे उनको फोर्थ कैटेगरी के अंदर यानी अदर वर्कर्स के अंदर इसको शामिल किया गया। यदि वर्क फोर्स के यदि कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 3 प्रकार की कैटेगरी इन्होंने बांटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर देख सकते हो सबसे ज़्यादा भारत के पॉपुलेशन इसके अंदर वर्किंग पॉपुलेशन काम कर रही है, और भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 54.6% पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। हमने जैसा भी पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो एग्रीकल्चर के आता है। फिर आया सेकेंडरी यानी विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में केवल 3.8% पॉपुलेशन इंगेज्ड है, यानी बहुत कम मात्रा में। फिर आता है टर्शरी एंड अदर, जो सब इसमें शामिल हो गई। 41.6% जो पॉपुलेशन है वो तृतीय क्रियाओं के अंदर यानी तृतीय श्रेणी के अंदर शामिल की गई है। ये कल्टीवेटर्स ये सब चीज़ें हो गई। तो आई थिंक
this chapter is over. If you have any queries, any doubt, you can ask me through WhatsApp, write a question and message me. ठीक है. Maybe tomorrow next chapter we will discuss on Google Classroom, and I will share you link tomorrow. And I hope that we have completed today 7 chapter, 6 chapter from first book and first chapter of second book. I hope that all of you have been completed 6 chapter works till now. It means first book from chapter 1 to 6 must be completed. ठीक है. पहली बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक पूरा वर्क कंप्लीट मैं समझता हूँ हो गया होगा. यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, सामान उपलब्ध नहीं हुआ, आजकल आप खरीद सकते हो क्योंकि लगभग अनलॉक का पीरियड है, सब चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है. ये आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और कल यानी बुधवार तक अपना ये वर्क करके आप मेरे को अपना जो अपना जो ग्रुप बना हुआ है हॉलीडे होमवर्क वर्क का, वहाँ पर आप अपना नाम लिख के और अपनी उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेज दीजिए. इस चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स करने हैं. जो डायग्राम आए हैं दोनों इंडिया के, वो मैप बनाने हैं. इसके अलावा क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ. क्वेश्चन 1 के ये चारों MCQ करने हैं. इसके अलावा क्वेश्चन 2 का 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करने हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.